अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर शहजाद मुस्तफ़ा। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। आपने अपनी बुक जो है वो अपने पास ओपन रखनी है। जैसे ही मैं स्टेटमेंट को रीड करूँगा उसको देखना है, समझना है, उसके बाद जो है वो गिवन डाटा को लिखना है। उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, तवज्जो से देख के समझ के, उसके बाद आपने उसको नोट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर बज़ाहिर कोई गिवन वैल्यू हमारे पास नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल होता है हमारे पास तो उसमें कुछ टर्म्स दी गई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका गिवन डाटा लिखते हैं और फार्मूला लिखकर हम जो अननोन वैल्यू होती है उसको फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम गौर करें स्टेटमेंट पर, तो एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन, हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड को इस तरह से लिखा जाता है, इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर की स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने लेनी है। तो प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास होती है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद टेम्परेचर की स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 273 केल्विन। और ये जो के मैंने लिखा है, जो हमें फार्मूला रिक्वायर्ड है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, वो है टी टेम्परेचर इज इक्वल टू 2/3 के 1/2 mv स्क्वायर। इसमें जो के है हमारे पास, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इस फार्मूला में हमने वी स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इस फार्मूला को अगर अरेंज करें तो ये 2 हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ये 3 के इससे मल्टीप्लाई होगा 3kT और ये m यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3kT/m अंडर रूट। अब ये जो m है हमारे पास, ये नहीं है, ये m हमारे पास कहलाएगा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसको हम फाइंड करते हैं मोलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर। अब जो मोलर मास होता है नाइट्रोजन का, वो हमारे पास होता है, हमने एटॉमिक वेट को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी एटॉमिक वेट हमारे पास नाइट्रोजन का 14 होता है और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 ग्राम्स। तो इस ग्राम को हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, तो ये आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास है 6.02 10⁻23। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करके मास निकालेंगे, तो ये m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 28 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसका आंसर हमारे पास आता है 4.65 10⁻26 किलोग्राम। m की ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर और फिर एवरेज हमारी जो स्पीड है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये आएगा 3k की वैल्यू हमारे पास है 1.38, जो आपने गिवन डाटा में लिख ली है, और इसी के साथ टेम्परेचर की वैल्यू थी 273 और m की वैल्यू क्या है 4.65 10⁻26। अब हमारे पास एवरेज स्पीड जो आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 243.05 10⁻³
डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पर आप अगर दबा दें तो आपके पास आंसर आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसा कर लें कि इसकी जो पावर है इसको ख़त्म करें तो ये हमारे पास 3 डिजिट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट राइट तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। इसका अब जो है वो स्क्वायर रूट सिंपल है, आसान है लेना आपके लिए। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 493 और स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास नाइट्रोजन की ये एवरेज स्पीड आ गई। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 11.2 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसको भी आपने करना है, वो अहम है। उसके अंदर आपने ऑक्सीजन का जो है वो उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है। तो उसमें सिंपल होगा क्या, आपके पास उसमें जो एटॉमिक वेट है वो 16, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 ग्राम आएगा। इसके अलावा बाकी सब वैल्यूज, एवोगैड्रोस नंबर, उसके अलावा के की वैल्यू, पी की वैल्यू, टी की वैल्यू, ये सब सेम होंगी। तो उस एग्जाम्पल को भी आपने देख लेना है, तो उसको देखने से भी आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और इसमें जो वैल्यूज गिवन नहीं है वो भी आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.2 है, शो दैट रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस at the certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses। यहाँ भी कोई गिवन डाटा के तौर पर वैल्यूज मौजूद नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल एक प्रूफ के तौर पर है, इसमें हमने कुछ प्रूव करना होता है। स्टेटमेंट में है कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस की रेशो इक्वल है इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेस। ये अब मैंने यहाँ पर लिखा है V1 रूट मीन स्क्वायर एक गैस के लिए, V2 रूट मीन स्क्वायर दूसरी गैस के लिए, और ये इक्वल है इनवर्स रेशो। यानी यहाँ पर अगर V1 है तो यहाँ हमारे पास M2, और अगर यहाँ पे V2 है तो यहाँ M1। यानी ये जो लिखा है इसके इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेस ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है दोनों गैसेस के लिए। एक के लिए हमारा फार्मूला होगा 1/2 M1 V1 स्क्वायर, और सेकंड के लिए 2/3 के 1/2 M2 V2 स्क्वायर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कहा गया एक मखसूस टेम्परेचर पर, तो इसलिए मैंने T1 नहीं लिखा, T ही लिखा है। अब ये साइड्स इक्वल हैं तो ये साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो इन दोनों को अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास बनता है 2/3 के 1/2 M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 के 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ये वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म्स बचती हैं वो है M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको रेशो की सूरत में लिखें तो यहाँ पे आएगा V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा M2 ओवर M1। इसके बाद इस हमें जो प्रूव करना है उसमें इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और इधर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये V1 और ये V2 इन दोनों का स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास M2 ओवर M1। ये जो है इसको लिखा जाएगा V1 रूट मीन स्क्वायर, और इसको V2 रूट मीन स्क्वायर, और इधर हमारे पास M2 ओवर M1। ये हमने प्रूफ करना था, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये 1 है हमारे पास। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.2। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.3 है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड to 1/2 of its initial volume at constant pressure of 1.25 multiply 10 to power 5 Newton per meter square during the compression. 100 joule of work is done on the gas. Determine the
फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जब हम एक गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो अपने इनिशियल वॉल्यूम से हाफ हो जाता है। सपोज हमारे पास उसका इनिशियल वॉल्यूम V है और फाइनल वॉल्यूम कंप्रेस करने के बाद V/2 बन जाता है। और ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। बेटा आपने ये याद रखना है, जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में ये कहा जाए वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर गैस जो सोर्स हमारे पास है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर वर्क डन की बात की जाएगी तो उसको आपने नेगेटिव लेना है। तो ऑन द सिस्टम वर्क डन हो रहा है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें फ्रॉम द सिस्टम भी होगा, जिस यहाँ पर है ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम हो तो वहाँ नेगेटिव लेना है, फ्रॉम द सिस्टम हो तो फिर इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो हमने बेटा फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द फाइनल वॉल्यूम, VF की वैल्यू ये जो है हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब W इज इक्वल टू P और ये डेल्टा V हमारे पास किसके इक्वल है, VF माइनस VI। इसमें एक एहतियात भी आपने करनी है, ये जो मैं वॉल्यूम इस तरह ऊपर लगा रहा हूँ अगर आप ऐसा ना भी लगाएं तो इस V को थोड़ा सा बड़ा लिखना है आपने। अगर आप इसको इस तरह लिख लेते हैं तो ये वेलोसिटी को जो है वो आइडेंटिफाई करता है, तो इस V को थोड़ा कैपिटल V होता है ना वॉल्यूम का, तो इसको आपने बड़ा लिखना है। तो W इज इक्वल टू P। अब VF की वैल्यू क्या है हमारे पास, V/2 और VI की वैल्यू क्या है, V। वैल्यूज पुट करें हम तो क्या आता है V/2 माइनस V। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू P, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस V/2। इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस P V/2। बेटा ये जो V/2 है ना हमारे पास, यही हमारा फाइनल जो है वॉल्यूम था। अगर हम यहाँ पर देखें VF क्या है, V/2, तो इस V/2 को मैं लिख सकता हूँ VF, तो W इज इक्वल टू माइनस P और ये हमारे पास आ गया VF। अब हमने फाइंड क्या करना है, VF फाइंड करना है। तो इसको हम पहले जो है वो अरेंज कर लेते हैं, तो VF किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस P/W। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारे पास P की वैल्यू जो गिवन डाटा में आपने यकीनन लिख ली होगी। जैसे ही मैं स्टेटमेंट को रीड करके डाटा लिखता हूँ तो डाटा आप पहले लिख लिया करें, उसके बाद जो है वो जब सॉल्व हो तो फिर सिंपल उसको देखते जाया करें, इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। VF में हमने फाइंड करने के लिए हमने ये जो प्रेशर था इसकी वैल्यू लिखी, इसके बाद जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, माइनस में, तो ये हम लिखेंगे माइनस 100, तो ये माइनस इससे कट जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 8 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.3। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.4 है हमारे पास, थर्मोडायनामिक system undergoes a process in which its internal energy decreases by 300 joule। अब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बेटा जब भी इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की बात होगी तो आपने उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो वो प्लस में है और अगर डिक्रीज होगी तो माइनस में लिखी जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इससे पहले आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने बताया कि जो वर्क डन है अगर ऑन द सिस्टम हो तो उसको क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। अभी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास है, देखें, इफ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिवली। अगर फ्रॉम द सिस्टम हो तो फिर पॉजिटिव। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। अब कितनी हीट हमारे पास जो है वो ज़ाया होगी, तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास इसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक,
फार्मूला होगा हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब Q हमने फाइंड करना है, डेल्टा U की वैल्यू हमारे पास क्या है -300 प्लस W की वैल्यू हमारे पास है 120। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -420 और ये जूल। तो ये हमारे पास हीट आ गई जो लॉस्ट होगी। ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.4। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.5 है हमारे पास। अ कार्नट इंजन यूटिलाइज एन आइडियल गैस, द सोर्स टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस। अब जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर सोर्स टेम्परेचर की बात की जाएगी तो उसको आपने T1 लिखना है। ये हमारे पास 227 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, 273 इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 500 केल्विन। नेक्स्ट है द सिंक टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस। दो ही बातें होंगी, एक सोर्स टेम्परेचर और एक सिंक टेम्परेचर। सोर्स टेम्परेचर को हमेशा आपने T1 लिखना है और सिंक टेम्परेचर को हमेशा T2 लिखना है। इसके अलावा ये ज़हन में रख लें कि जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो हमेशा सोर्स टेम्परेचर होगा और जो कम टेम्परेचर होगा वो सिंक का टेम्परेचर होगा। इस तरह से भी आप इसको ज़हन में रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जितने न्यूमेरिकल्स आने हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होना है। जहां भी आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी होगी, T1 और T2 को वहां लिखना है तो सोर्स टेम्परेचर आपने T1 लिखना है और सिंक टेम्परेचर आपने T2 लिखना है। नेक्स्ट है जी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एफिशिएंसी को बेटा हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमने फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स। हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स, जिस तरह से T1 सोर्स का टेम्परेचर है, इसी तरह से सोर्स की जो हीट होगी उसको भी हम Q1 कहेंगे। ये हमने फाइंड करनी है। एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और जो रिजेक्ट होने वाली हीट है उसको Q2 कहेंगे। When 10,000 जूल ऑफ वर्क इज डन, अब 10,000 जूल वर्क इज डन किससे? बाय जो कार्नेट इंजन दिया गया, यानी अब सिस्टम वर्क डन कर रहा है, सिस्टम पर नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको हमने प्लस में ही लिखा है। तो सबसे पहले बेटा हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। इसका फार्मूला हम लिखेंगे, इसका फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। एफिशिएंसी को परसेंटेज में लाने के लिए आप इसको 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें आप वैल्यूज अगर पुट करें तो हमारे पास 1 माइनस ये है 400 और ये 500 मल्टीप्लाई 100%। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 0.2 और परसेंटेज में लाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाता है 20%। तो एफिशिएंसी बेटा हमारे पास सिस्टम की क्या आ गई? 20% आ गई। इसके बाद हमने Q1 फाइंड करना है। एफिशिएंसी का एक और फार्मूला भी होता है, यकीनन आपने पीछे टॉपिक्स पढ़े होंगे, दिया गया है उसमें। तो ये फार्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू W वर्क डन ओवर Q1। Q1 क्या है? हीट ऑफ सोर्स। इस फार्मूला से हम Q1 फाइंड करेंगे। तो इसको अगर रीअरेंज करें तो Q1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा W ओवर ईटा एफिशिएंसी के। अब आपने यहाँ पर जो एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करनी है वो परसेंटेज में अगर हमारे पास वैल्यू हो तो उसको आपने चेंज करना है। अब वर्क डन हमारे पास जो गिवन डाटा में है वो क्या है? 10,000 जूल, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो है 20%। ये जो 20% है इसको आपने चेंज करना है। अब देखें, इसको हम अगर चेंज करें, इसको आप अलग से वैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये 20 ओवर 100 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 10,000 ओवर ये आ जाएगा 0.2। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आता है 50,000 जूल। इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10⁴ जूल। तो ये हमारे पास
Q1 की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई 10⁴ जूल। अब हमने Q2 फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला हमारा होगा वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब Q2 फाइंड करना है तो इसको अगर हम इधर लाएं, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W। तो Q2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, Q1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 50,000, तो मैं इसको 50,000 लिखता हूँ। हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखा था, साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन आप इसी तरह लिखें क्योंकि हमारे पास वर्क डन की वैल्यू भी ऑर्डिनरी फॉर्म में दी गई है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,000, Q2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10⁴ जूल। तो ये हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई।